नमस्कार सर। हाँ प्लीज़ बताएं। हाँ जी, मैं रेखा शर्मा। सर एक क्वेश्चन था, जो ये तीनों प्राणायाम है सर, कपालभाति, अग्निसार और भस्त्रिका, क्या हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए थोड़े समय के लिए क्या हम इसको डेली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल अगर कर हाँ, सकते हैं। कितने समय तक सर हम कर सकते मेरे हैं? अनुसार 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं। अब जैसे भस्त्रिका है, एक एज के बाद बहुत ज़्यादा करने पे ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं। अब उसको ज़्यादा एक्सट्रीम करने लगोगे तो नर्व्स ज़्यादा स्ट्रेस में और हाइपर हो जाती हैं। तो मेरे अनुसार बहुत ज़्यादा मत करो। कपालभाति थोड़ा सा कर लो, अग्निसार थोड़ा कर लो क्योंकि वो डायबिटीज़ और समान वायु के लिए है। बट ये सारी ब्रीदिंग एक्सेल बेस्ड हैं और एक्सेल बेस्ड में एक प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आप एक्सेल बेस्ड कर तो रहे हो, लेकिन अगर ये बाय द वे स्ट्रेस में आया फेशियल मसल्स, तो सब के सब लेने देने पड़ जाएंगे। तो फेशियल मसल्स एक्सेल बेस्ड क्रिया में कंप्लीट रिलैक्स होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। और ये 10-5 सालों का अनुभव नहीं, ये 35 सालों का अनुभव है मेरा। अगर एक्सेल बेस्ड में आपका ये खिंचा, जैसे अगर आप देखें गांव में जाएं, जो लेबर होते हैं हमारे, वो जब कोई सामान उठाते हैं तो भले स्ट्रेस में हो, लेकिन जब फेंकते हैं तो रिलीज़ करते हैं। इवन कि कुल्हाड़ी से आप कोई चीज़ काटो, कुल्हाड़ी से काटने वालों को देखिए आप, तो इवन कि काट रहे होते हैं बट वो स्ट्रेस नहीं लेते काटते समय, मारते समय। उठाते समय भले स्ट्रेस लें, मारते समय कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते। मारते समय बहुत फोर्स नहीं लगाते, ऑटोमेटिकली जाता है। जो नया बच्चा है वो मारते समय बहुत फोर्स लगाता है, लेकिन अगर आपको बहुत स्टेमिना को बढ़ाना है तो वो ऊपर उठाएगा फावड़ा, ऐसे फेंक देगा, हाथ से पकड़ा हुआ है और ज़मीन पर घुस जाएगा, फिर फेंकेगा, फिर ऊपर उठाएगा। ऊपर उठाते समय स्ट्रेंथ लगेगी, लेकिन फेंकते समय कभी भी स्टेमिना का यूज़ नहीं करेगा, नहीं तो उसको बहुत भयंकर डिजीज़ आ जाती है। उसका माइंड ऑटोमेटिकली यूज़ कराता है उसे। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ प्लीज़। सर मुझे अपने स्वभाव के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा स्वभाव कैसा है सर? वात पित्त कफ मुझे तो पता नहीं है। नॉर्मली स्वभाव के बारे में जो हमारा आयुर्वेदिक पद्धति है वो 3 तरीके से मानता है। अगर आप कफ हैं तो मतलब आपके अंदर बहुत फ्लेम है, आपके अंदर बहुत वाटर का कंटेंट है, आप बहुत मोटे हो रहे हैं, ये सब है। पित्त है तो नॉर्मली हमारा जो आयुर्वेदिक साइंस है वो कहता है कि आपके अंदर बहुत जलन है, पित्त आपका ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मसल्स ज़्यादा बर्न हो रही हैं। अगर आपके अंदर गैस्ट्रिक है, मतलब गैस है नॉर्मली पेट में, तो उसको हम वात में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं सबके पास होता है, पर डोमिनेंट कौन है, ज़्यादा कौन है, इससे हमारी आयुर्वेदिक पद्धति डिसाइड करती है। लेकिन ये आयुर्वेद का बहुत नॉर्मल सिम्टम है जो आजकल होता है, बट आयुर्वेद के बहुत जो मूल ऋषि थे इस तरह डिसाइड नहीं करते थे, वो नेचर से डिसाइड करते थे। नेचर में क्या है, जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम एब्जॉर्प्शन है, इमोशनल एब्जॉर्प्शन है, भावना को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम कफ डोमिनेंट में रखते हैं। क्योंकि वाटर में एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, वाटर में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। द सेम थिंग ब्रेन या हमारे मेमोरी के सिस्टम में, चित्त में ज़्यादा स्टोरेज अगर बढ़ रहा है इमेजेस की, इमोशंस की, तो हम उसको कफ में, स्पेशली मैं। पित्त जो स्टोर तो ज़्यादा नहीं करता, बट जो स्टोर करता है उसको एंगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, हाइपर होके उसको स्ट्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है, उसको मैं पित्त कहता हूँ। वात चित्त के अंदर जो बार बार पैटर्न बनते हैं, वो बार बार बहुत जल्दी पैटर्न बनते हैं और टूट जाते हैं। होता सबके अंदर है तीनों, लेकिन किसी में ज़्यादा डोमिनेंस है पैटर्न की, बार बार पैटर्न चेंज करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब हर एक आदमी अपने आप के अंदर क्वेश्चन बना रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन आंसर वो सेल्फ में जनरेट कर रहा है, और ऐसे ऐसे जनरेट कर रहा है। कुछ लोग हो सकता है ये कहें नहीं नहीं ये गलत है, शायद सर गलत बोल रहे हैं, ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को एंगर में आ जाए, वो नहीं हमको ये नहीं है, ऐसे हो वैसे हो। तो कहने का ये मतलब है, हमारे नेचर से हमारा वात
पित्त और कफ डिसाइड होता है। हमारा नेचर हमें पता होता है, छोटेपन में नहीं पता होता, लेकिन एक एज के बाद हमें मालूम होता है कि हम ज़्यादा हाइपर हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, या ज़्यादा मेमोरी बेस्ड ब्रेन है, या ज़्यादा एक चीज़ को ज़्यादा खींचने में मास्टरी है हमारी, उससे हमारे ऑर्गन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। एक एज के बाद हमें मालूम चलने लगता है। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा हमारा पेट खींचा रहता है। अब उन्हें मालूम ही नहीं कि क्यों खींचा रहता है, बट उन्हें ये मालूम है कि खींचा रहता है। जब उनको फिलॉसफी समझाई जाती है कि क्यों खींचा रहता है, तो उन्हें समझ में आता है अपने नेचर के बारे में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने नेचर पर ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करो, तो हमारे बॉडी के रिदम को ईज़िली समझा जा सकता है और हम उसको क्योर करने में सक्षम होंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बॉडी के रिदम को ज़्यादा समझते हैं, नेचर को कम समझते हैं। अब बॉडी के रिदम को इतना समझने लगते हैं, जैसे खाने में दिन भर खाने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा खाने के बारे में, गलत नहीं, जो बहुत अच्छे लोग हैं वो अच्छे खाने के बारे में सोच रहे हैं कि ये खाएंगे तो वो खाएंगे, तो ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, शाम को सूप लेंगे तो फलाना लेंगे तो ढिमका, वो 6 घंटे इसी के बारे में लगा दे रहे हैं। एक्चुअली माइंड सिर्फ सॉलिड फॉर्म के बारे में विचार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, माइंड को केवल एक ही चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हो 6-8 घंटे की, केवल एक ही सोर्स है एनर्जी का, विच इज़ सॉलिड फॉर्म, विच इज़ भोजन। आपको मालूम ही नहीं कि आपके भोजन का सोर्स कई हैं। ऑक्सीजन फॉर्म है, थॉटलेसनेस फॉर्म है, उस पर आपने कभी काम ही नहीं किया। जो आदमी 6-8 घंटे सिर्फ भोजन पे मेनू देख करके मैनेज करता रहे, तो इसका मतलब कि वो अभी एनिमल स्टेट में है। मसल्स को यहाँ पर स्ट्रेस दिए हो, उसे रिलैक्स करवा दो, ऑटोमेटिकली आपकी भूख नहीं होएगी, भूख बार बार नहीं लगेगी। लेकिन हम फोर्सफुली बॉडी को ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम 16 घंटा वेट करो, 16 घंटा खाना मत खाओ। अगर ये रिलैक्स रहेगा तो आपको भूख ऑटोमेटिकली नहीं लगेगी भैया, 8 घंटा बॉडी मांगेगी नहीं। तो हम उसे समझने की कोशिश करें, मेरा पर्पस उसे समझाना है। थैंक यू सर, आपने काफी चीजें बताई सर कि जैसे हम लोग फूड पे ही निर्भर रहना चाहते हैं। हाँ। सर हमारे पास दूसरे तरीके भी सर आपने बताए सर, आज जान के सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज़ है, हम सभी में चूँकि बचपन से ये ट्रेनिंग है भोजन भोजन भोजन, तो हमारा माइंड, हमारे मेमोरी में सिर्फ भोजन ही घुस गया है और सॉलिड फॉर्म भोजन के अलावा कुछ नहीं। गुरुजी एक सवाल था। हाँ। कि मुझे गैस की प्रॉब्लम भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल भी हूँ, तो हर छोटी छोटी बात पे आंसू निकल आते हैं। तो उनमें से, इन तीनों में से क्या कोई भी प्राणायाम इमोशंस के लिए बेनिफिशियल होगा? मैं अभी आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप कैसे डिसाइड करो, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मैं केवल समझा रहा हूँ। एक इमोशनल आदमी है, इमोशनल आदमी की क्या कैटेगरी है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो इमोशंस को स्टोर करता है ब्रेन में, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी इमोशंस की है। सो मेमोरी में इमोशंस भरने की मास्टरी है उसकी, इतनी ज़्यादा मास्टरी है कि उसके सारे ऑर्गन्स बॉडी के इन्फ्लुएंस्ड हो गए, वो भी स्टोर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि ओनर यहाँ पर है। अगर ओनर जो डिसाइड करेगा और ओनर अगर बहुत डोमिनेंट है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उससे सारे बॉडी के ऑर्गन इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और वो बॉडी के ऑर्गन उस ओनर को सपोर्ट भी करने लगते हैं। जैसे मेरे पीछे अगर कोई कह दे, अब हाथ पैर इस समय मान लो सपोज नहीं चल रहा है और मेरे पीछे कह दे कि भाई सांप आ गया, तो मैं शायद अपने कोहनी के बल भागूंगा, क्योंकि बॉडी इतना प्रिपेयर हो गई अपने को बचाने के लिए। माइंड मैसेज दिया, बॉडी इतना प्रिपेयर हो गई कि वो भगा ले जाएगी, लंगड़ा आदमी भी भागेगा। मेरा कहने का मतलब कि ओनर जितना इमोशंस को एब्जॉर्ब करेगा, वैसे वैसे सारे ऑर्गन्स बॉडी के डिज़ाइन होने लगते हैं 4-6 सालों में, 10 सालों में। अब बॉडी के ऑर्गन में देखो कि सबसे ज़्यादा स्टोर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लंग्स में, इंटेस्टाइन्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें स्टोर होती हैं और 3rd नंबर ब्लैडर में। अब आप देखो
चूँकि इमोशन को स्टोर करने में मास्टरी है, रिलीज करने में नहीं है, छोड़ने में नहीं है। छोड़ नहीं पाता वो, जो स्टोरिंग करेगा ज़्यादा वो छोड़ नहीं पाएगा। जैसे दुकानदार के लोग हैं या डॉक्टर हैं या जो प्रोफेशनल होते हैं जो रोज़ पैसा ले रहे होते हैं, ये रोज़ नोट देख रहे होते हैं। तो रोज़ अगर आप नोट देख रहे हो और इनटेक हो रही है, ये इनसे कहो कि ये रिलीज़ करें तो ये रिलीज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये इनटेक देख रहे हैं रोज़, जो आउट है करने की इनको पता ही नहीं आउट कैसे किया जाए। तो इमोशन को निकालने की, इमोशन को रिलीज करने की टेक्निक है नहीं हमारे पास। इंटेस्टाइन भी गवर्न हो गई वैसे ही, इंटेस्टाइन भी जो कुछ आता है स्टोर कर लेती। अच्छा अब देखो इन दोनों से, अब तो इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन का नेचर आ गया, लंग्स में भी, लंग्स भी ज़्यादा कफ भरेगा, ऑक्सीजन भरने का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इमोशंस ज़्यादा भरेगा तो ऑक्सीजन नहीं भरता, फालतू की चीज़ ही भरती है उसमें। अब जरा नोट करो, अगर ये तीनों प्राणायाम करोगे तो इसमें तीनों में फोर्सफुल आउट है। एक चेस्ट की है, भस्त्रिका चेस्ट से किया जा रहा है, उसका एब्डोमेन से लेना देना नहीं है, और अग्निसार का एब्डोमेन से लेना देना है तो वो अलाउड है आपके लिए, थोड़ा बहुत कर सकते हो। कपाल भांति भी कर सकते हो, क्योंकि कपाल भांति जब करते हो तो विदाउट नेवल या मिडिल एब्डोमेन के सपोर्ट के कपाल भांति मुश्किल होती है। तो ये दोनों प्राणायाम आपके लिए अलाउड है। भस्त्रिका इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि आप ओवर सेंसिटिव हो, ज़्यादा हाइपर मूवमेंट करोगे, ज़्यादा हाइपर ब्रीदिंग करोगे तो और आपको दिक्कत होएगी। तो आपको ऐसी ब्रीदिंग करनी चाहिए जो ब्रीद आउट में छोड़ने की कला, ब्रीद आउट में रिलैक्सेशन की कला सिखाए। ब्रीद आउट आपको में आपकी सेंसेस, आपका ब्रेन रिलैक्स करे। जैसे कोई चीज़ पकड़ रहे हो आप, तो पकड़ना टफ होता है, छोड़ना इजी होता है। तो जब आप मुझे दिन भर इसको पकड़ाओगे तो मैं ऊबने लगूंगा, मेरी नर्व्स में खिंचाव आने लगेगा, क्योंकि हम पकड़े हुए हैं। और धीरे धीरे जब और आदत बनती है तो ये और टाइट होता जाता है, और स्क्वीज़ करते जाते हैं पकड़ने में, क्योंकि पकड़ने में मास्टरी है, छोड़ने में तो है नहीं। अब यहाँ से आपने ट्रेनिंग देना शुरू किया कि छोड़ो इसे, ढीला करो इसको नहीं, सेंस को, क्योंकि आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ये नहीं पकड़ा हुआ है, आपने यहाँ से उसको मैसेज दिया हुआ है पकड़ने की। तो जब आप इस सेंस को ढीला करवाते हो तो ये ढीला होता जाता है और एक ऐसा समय आता है इसको फेंक देता है। सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब आप अपने फेशियल मसल्स को कंट्रोल करते हो तो ये इंटेस्टाइन पूरी तरह से ढीली हो जाती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम अब ना के बराबर है। जब भी मैं ये वाली टेक्निक यूज़ करता हूँ, एक्सहेलेशन वाली, और लूज छोड़ता हूँ, 35 to 40 सेकेंड लूज छोड़ता हूँ, तो अक्सर मुझे नहीं लगता कि मेरे सिस्टम में गैस भरी है, लेकिन ऑटोमेटिकली गैस रिलीज हो रही होती है। कोई मैंने दौड़ा नहीं, दौड़ने की कोई एक्सरसाइज नहीं किया, कोई पहलवानी नहीं किया कि पेट को दबाऊं और गैस को निकाल फेंकूं, गुब्बारे की तरह पिचकाया नहीं, कोई अग्निसार नहीं किया कि इतना पिचका दो कि निकल जाए, वो इंटेस्टाइन पिचक जाए कि सारी गैस बाहर निकल जाए, कुछ नहीं किया। लेकिन सिस्टम देखो क्या सिस्टम पावरफुल है, वो इतना फ्रीज और इतना सेटिस्फाइड हुआ, इतना संतुष्ट हुआ छोड़ने में कि वो इंटेस्टाइन में जो थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक थी उसको भी बाहर फेंका ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेक्टम लूज हो गया, एनएस लूज हो गया। नोट करो, जब आप गहरी नींद में होते हो और सुबह उठते हो तो इंटेस्टाइन आपको ऑटोमेटिकली मैसेज देती हैं छोड़ने की, लेकिन जब नींद डिस्टर्ब होती है तो आपकी इंटेस्टाइन नहीं छोड़ती, क्योंकि डिस्टर्बेंस में इंटेस्टाइन खिंची हुई, उन्होंने पकड़ा हुआ है, स्टिफ्ड है। तो मेरे अनुसार छोड़ना, ब्रीद आउट में जितना छोड़ना सीख लो, वन ऑफ द बेस्ट। सर मेरा क्वेश्चन डिटॉक्सिफिकेशन से ही है कि जैसे आपने बोला कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेडिसिन दे के करवाते हैं, जैसे विरेचन कराते हैं, वमन एंड बस्ती, या फिर हम अगर लघु प्रक्षालन या फास्टिंग वगैरह करते हैं, तो ये कितने इंटरवल पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से? जैसे आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, आप खुद एफर्ट नहीं कर सकते, कुछ यौगिक क्रियाओं को नहीं कर पाते, तो आपको कुछ मेडिकेशन दी जाती है
चूँकि वो थेरेपेटिक वे है तो वो मेडिकेशन दे करके जो हर्बल मेडिकेशन है उससे आपको डिटॉक्सिफिकेशन करा जाता है, विरेचन क्रिया करा दी जाती है। लेकिन अगेन विरेचन क्रिया में बिना हीट जनरेटेड दवाइयों के विरेचन क्रिया हो नहीं सकती। एक दूसरी क्रिया है, जैसे ऑयल दे दिया जाता है, फैट दिया जाता है, तो उससे भी विरेचन की क्रिया होती, जो मैं यूज़ करता हूँ कि आपने ऑयल पिला दिया और ऑयल से अपनी इंटेस्टाइनल एरिया को ऑयलिंग करके विरेचन कराया। जैसे दो पद्धतियाँ हैं, आपने एक ऐसा पाउडर दिया पेट साफ करने के लिए जो हीट जनरेट कर रहा है, एक दूसरा काम किया कि रात में आपने ऑयल पिला दिया 1 चम्मच और उससे मोशन हो गया। उसमें भी थोड़ा हीट है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लेसर है। तो मेरे अनुसार अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है तो डेफिनेटली उस तरफ जाना चाहिए और धीरे धीरे बॉडी का स्टेमिना बढ़ा करके अपने सेल्फ एफर्ट पर आना चाहिए। दूसरा, आपने शंख प्रक्षालन की बात की है। शंख प्रक्षालन कोई मेडिसिन लेकर के शंख प्रक्षालन नहीं किया जाता। शंख प्रक्षालन में बॉडी को सेल्फ एफर्ट जोन में डाल करके आप शंख प्रक्षालन या इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, पानी पिला करके। पानी में मेडिसिन नहीं डाला जाता मेरे अनुसार, और जो मैं कराता हूँ। सॉल्ट मेडिसिन नहीं है बेटा। सॉल्ट इसलिए डालते हो क्योंकि स्मूथनेस आए, वहाँ पे कोई जो जर्क ना पड़े, कोई दिक्कत ना आए। जैसे आपको यहाँ पे चोट लगी है तो सॉल्ट और पानी डाल के आप स्मूथनेस क्रिएट करते हो। सो ये कोई मेडिसिन नहीं हम लोग मानते। अगर आप मानते हैं तो कोई बात नहीं। अब आप उसमें इतना एफर्ट करते हो कि इंटेस्टाइन को अपने एफर्ट से एक्टिव करते हो, लेकिन वो भी एक जर्क है। तो इसीलिए जितने भी योगी होते हैं वो जो अच्छे तरह से अगर आप फुल शंख प्रक्षालन करोगे तो वो 1 ईयर में 1 टाइम। अगर लघु शंख प्रक्षालन करते हो तो वो कहते हैं कि जब मौसम चेंज हो 3, 4, 6 महीने में तब करो, ताकि मौसम चेंज होने पे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी तो नया ब्लड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो करना चाहिए। ये है फास्टिंग से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे फास्टिंग से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो और प्योर फॉर्म में होता है। आप फास्टिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप अपने सिस्टम को रेस्ट मोड पे डालते हो, सिस्टम को कुछ दे नहीं रहे हो। अब लिवर भी रेस्ट मोड पे है, इंटेस्टाइन भी रेस्ट मोड पे है, तो जो जितना रेस्ट मोड पे जाता है बाद में वो उतना ही एक्टिव मोड पे आ जाता। अगर आप मुझे 5 घंटा सुला दो, 7 घंटा सुला दो, तो जब मैं उठूंगा तो मैं एक्टिव होऊंगा, कम से कम 8 घंटे की एनर्जी तो मिल ही जाएगी। अगर आप मुझे सुलाओ ही नहीं तो मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगी। नेक्स्ट जब उठूंगा सपना अपना देख करके तो एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो बेसिकली पर्पस फास्टिंग का यही था। बट प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम फास्टिंग में आजकल क्या है कि हम फास्टिंग कर लिए और दिन भर हम स्क्रीन पे बैठे हैं, ये बाँच रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जो सेंसेस पे रिएक्शंस है अगर ये हो रहा है तो आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो फास्टिंग मोड पे नहीं, वो एक्शन मोड पे आ जाएंगे। अगर आपने मुझे फास्ट करा दिया और मुझे 2-3 थप्पड़ दिन में मारते रहे तो आप क्या सोचते हो कि मेरा स्टमक कूल रहेगा क्या, मेरा डायफ्राम कूल रहेगा, मेरी हार्ट बीट कूल रहेगी क्या? एक तो मार भी रहे हो और फास्टिंग भी करा रहे हो, तो उल्टा सीधा और बकवासबाजी कर रहे हो। तो मेंटल रिएक्शंस नहीं होना चाहिए या लेस होना चाहिए, लेसर कर दो। तो इसीलिए अगर आप देखो फास्टिंग के दौरान अगर आप मेरा अनुभव लो तो मेरी मदर बहुत फास्टिंग करती थी, मेरी चाची, मेरी ताई लोग, सब लोग, और दूसरे दिन बीमार पड़ जाते थे। आप लोगों में भी जो औरतें हैं 99% दूसरे दिन बीमार होती हैं। वो क्यों? फास्टिंग तो कर लिया और दूसरे दिन ओवर ईट कर लिया, दबा के खा लिया। अब भाई आप दिन भर के भूखे हैं, दूसरे दिन पहुंचे तो हो गया काम। अब फास्टिंग का तरीका जरा देखो। फास्टिंग आपने इसलिए नहीं किया कि आप दूसरे दिन ओवर ईट करो, आपने ओवरलोड कर दिया। इवन कि फास्टिंग के बाद जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है उसमें हाफ भोजन करना होता है। अब कौन करेगा? एक तो वैसे ही 12-14 घंटा 18 घंटा कोई फास्टिंग करा हुआ है और 24 घंटे के बाद फिर से आप उसको हाफ भोजन दे रहे हैं, आधा भोजन।
तो नहीं होता। तो जो हाइपर एक्टिव ब्रेन होता है, ऋषियों ने सोचा होगा कि उसको यार पेट वोट खाली कराओ और उसको ये लगाओ कि इससे ये लाभ है, इससे भगवान का ये होता है मेरे अनुसार, तो उससे वो कनेक्ट कराओ तो वो कूल डाउन रहेगा, स्टमक खाली रहेगा, सिस्टम खाली रहेगा, सिस्टम बेटर हो जाएगा। दूसरे दिन फिर उसको थोड़ा सा लाइन पे ला दो। बट जो ओवर ईटिंग दूसरे दिन होती है वो खतरनाक है, तो वो उससे बचो। और ड्यूरिंग द डे टाइम, फास्टिंग के टाइम, सेंसेस को हाइपर मत होने दो, सेंसेस को भोजन मत दो या सेंसेस को लेस भोजन दो, कम से कम भोजन दो। केवल फास्टिंग स्टमक की नहीं होती, फास्टिंग यहाँ की भी तो हो रही है ना। तो स्टमक को अगर आप कुछ बंद कर दिया देना 24 घंटे के लिए और यहाँ पर एक्सट्रीम है तो स्टमक मानेगा नहीं।